हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शन वे पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप। क्लियरली सुनाई दे रहा होगा और दिखाई दे रहा होगा आपको। लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी हम लोगों ने खत्म करी थी। खिलजी डायनेस्टी का मतलब 1320 तक हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली 6 साल का टेन्योर देखा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। उसके बाद 20 साल का टेन्योर अलाउद्दीन खिलजी का देखा था। कई सारी चीजें उसमें कवर करी थी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनाया था। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, एक नया शहर बसाया था दिल्ली के अंदर ही, जिसको सिरी के नाम से जाना जाता है। सिरी को ही अपनी कैपिटल बनाई और सिरी के अंदर ही एक सिरी फोर्ट भी बनाया, मतलब एक किला भी बनाया। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया दिल्ली के अंदर पहली बार। इससे पहले टैक्स अनाप शनाप लिया जाता था, कितना भी टैक्स कभी भी लगा दिया जाता था, लेकिन इसको 50% पर फ्रीज कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये सारे काम इस टेन्योर में हुए थे। साथ में आपने देखा घराई और चराई नाम के दो टैक्स लगाए थे। घर पर लगने वाला टैक्स घराई कहलाया। पशुओं को चरने के लिए जिस जगह पर छोड़ते थे वहां पर चराई देना होता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, और क्या इसने किया, दाग और हुलिया सिस्टम को भी इसने लॉन्च किया। घोड़ों पर दाग लगा दिया जाता था, मतलब स्टैंप लगा दी जाती थी गर्म करके, जिससे कि एक निशान बन जाए और घोड़ों को युद्ध में पहचानने में आसानी हो। और हुलिया का मतलब कि अपने जितने भी सोल्जर थे उन सबको यूनिफॉर्म भी थी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखेंगे खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हौज ए खास बनाया गया है। ठीक है, इसी को हौज ए अलाई भी बोलते हैं। अब ये हौज खास है क्या? वैसे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास बनाया दिल्ली में। तो देखो, हौज का मतलब पता है क्या होता है? हौज का मतलब होता है तालाब, और खास का मतलब क्या है? शाही। ठीक है, तो एक शाही तालाब बनाया गया था दिल्ली के किले के पास ही। वो इस वजह से कि कभी अगर कोई बाहर से आक्रमण हो जाए तो हम किलाबंदी कर दें और अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको पानी की दिक्कत ना होने पाए। इस वजह से इसको हौज खास बोलते हैं। इसके अलावा सीरी का किला बनाया। और जब 1303 में मंगोलों का आक्रमण दिल्ली पर हुआ था तो उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी इसी किले के अंदर छुप गया था, तो बच गया था। और चोर मीनार के अंदर से ही तीर बरसाए गए थे मंगोलों के ऊपर, तो मंगोल यहां से भाग गए थे। इसने सीरी के किले में, ठीक है, एक अपना खुद के लिए महल बनाया था, शाही महल। इस महल का नाम ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कसर ए हजार सुतून। क्या नाम है? कसर ए हजार सुतून महल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसका महल था, या आपसे पूछता है ये किस शासक का महल था, या अलाउद्दीन खिलजी के महल का नाम क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा? कसर ए हजार सुतून महल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसने अलाई दरवाजा बनवाया। अब ये अलाई दरवाजा है क्या? जो कुतुब मीनार बनी हुई थी ना, तो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही बाहर एक दरवाजा बनाया है इसने, इस तरीके से। इसी को अलाई दरवाजा बोलते हैं। तो आज की डेट में जब आप दिल्ली में कुतुब मीनार घूमने जाओगे ना, तो आपको इसी दरवाजे से होकर अंदर जाना होगा। तो कुतुब मीनार तो बहुत पहले बन गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका दरवाजा बनाया, इसी को अलाई दरवाजा बोलते हैं। यह आपका हौज खास है, यहीं पर पास में ही तालाब है और ये बैठने वगैरह के लिए बनी हुई है। दूसरी तरफ ये सिरी का किला है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का अपना खुद के लिए बनाया हुआ किला था, और इसी को अपनी कैपिटल भी अलाउद्दीन ने डिक्लेयर किया हुआ था। यह सब आज की भी डेट में दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है, मार्केट कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया था, जिस पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात करी थी। अब थोड़ा कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे कि इसने बाजार को 3 हिस्सों में विभाजित किया, मतलब 3 तरीके के बाजार स्थापित किए। इन 3 बाजारों में अलग अलग चीजें बिका करती थी। पहला बाजार, ठीक है, जो पहला बाजार था, यहां पर फूड ग्रेन्स बिकते थे, मतलब जितना भी अनाज होता था वो बिकता था। दूसरे तरीके का जो बाजार था, वहां पर कपड़े वगैरह बिकते थे। और तीसरा जो बाजार था, वहां पर घोड़े और गुलामों की खरीद फरोख्त करी जाती थी। मतलब घोड़ा खरीदना है या बेचना है तो वहां पर हो रहा है, गुलामों को खरीदना या बेचना है तो भी इस मार्केट में ही किया जाता था। अब जो पहला मार्केट है जहां पर अनाज बिक रहा है, ठीक है, इस मार्केट को क्या बोलते थे? साहेना ए मंडी बोलते थे।
तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, साहना या मंडी किसके लिए है? ये आपका अनाज के लिए है, जो अनाज वाला मार्केट हुआ करता था। इसी तरीके से नायब रियासत वो हुआ करता था जहां पर आपके कपड़े वगैरह बिकते थे, तो ये क्लोथ्स के लिए हो गया। और जो तीसरा मार्केट है आपका, इसको दीवान रियासत बोलते थे, जहां पर घोड़े और गुलामों की बिक्री हुआ करती थी। तो ये तीनों मार्केट के नाम है, ठीक है। और साथ में ध्यान रखिएगा, साहाना ए मंडी मार्केट का भी नाम है, और साथ में यहां के अधिकारी जो मेन हुआ करते थे, जिनका काम होता था इस मार्केट को रेगुलेट करना, इस मार्केट को चलाना, उनके अधिकारियों को पोस्ट भी यही दी गई थी, ठीक है। तो जो साहाना ए मंडी है, ठीक है, तो वो मंडी तो चला रहा है, लेकिन साहाना है मतलब अधिकारी है उस मंडी का, जिसका काम है अनाज के मार्केट को रेगुलेट करना। उसी तरीके से नायब रियासत का काम होता था उस मार्केट को चलाना जहां पर कपड़े वगैरह बिकते थे, और दीवान रियासत वो मार्केट है और वो पोस्ट भी है जिसका काम होता था घोड़े और गुलामों की खरीद फरोख्त करने वाले बाजार को चलाना। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में अधिकारियों की पोस्ट भी है और मार्केट के नाम भी है। इसको इसी तरीके से लिखा गया है। प्लस इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आर्मी के अलावा जासूसी विभाग पर भी जोर दिया गया, ठीक है। इसने दीवान बरीद की स्थापना करी। कौन सा डिपार्टमेंट? इसको बोलते हैं दीवान ए बरीद। बरीद का मतलब है जासूस, ठीक है, या जासूसों का अधिकारी आप बोल सकते हो। वैसे तो जासूसों का अधिकारी ही होता है बरीद। इसने बरीद मतलब खुफिया अधिकारी और मुहियान मतलब गुप्त जासूसों की दैनिक रिपोर्ट भी प्राप्त करी। मतलब कहने का यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो हमें पता लगता है कि यह वो सुल्तान था जिसने दीवान बरीद की स्थापना करी, मतलब जासूसी विभाग की स्थापना करी। और इसके अंदर जो मेन अधिकारी होता था उसको बरीद बोलते थे, और जो आम जासूस होते थे जो कि जनता के बीच में छुप कर रहा करते थे और जनता की सारी डिटेल सुल्तान तक पहुंचाया करते थे, उनको मुय्यान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुय्यान कहा जाता था। तो मुय्यान नॉर्मल जासूस है और उनका जो अधिकारी है वो बरीद है। तो बरीद को रिपोर्ट करते थे मुय्यान, और बरीद रिपोर्ट करता था अलाउद्दीन खिलजी को, सुल्तान को। मतलब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? घराई और चराई, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में भी समझ चुके थे। इसके अलावा जमीनों पर इसने लगान भी लगाया, ठीक है। 50% टैक्सेशन पर अपने मार्केट को शिफ्ट कर दिया कि भाई इससे पहले क्या होता था कि कोई भी कितना भी टैक्स वसूलता था। कोई बोल देता था आकर कि मुझे 50 सिक्के हर महीने चाहिए, कोई बोलता था 100 सिक्के चाहिए। इसने कहा जिसकी जितनी कमाई है उसके हिसाब से 50% देना होगा। तो 100 सिक्के कमाने वाला 50 रुपए देता था, जो 1000 सिक्के कमा रहा है वो 500 देगा, जो 5000 कमा रहा है वो 2500 सिक्के देगा। तो 50% टैक्सेशन पर इसने फिक्स कर दिया मार्केट को। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठता है। इस पर भी हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। वो कमजोर शासक था, और इस टाइम पर जो गवर्नर था मुबारक शाह खिलजी के अंडर में, इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इस बात को बहुत जल्दी भांप जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की लेगेसी को यह चलाने लायक नहीं है। मतलब जो मुबारक शाह खिलजी है वो अलाउद्दीन खिलजी की लेगेसी को कैरी नहीं कर पाएगा। अगले 4 साल के बाद ही गयासुद्दीन तुगलक मौका पाकर तख्ता पलट कर देता है, मुबारक शाह खिलजी को मार देता है और खुद को दिल्ली सल्तनत के तख्त पर विराज कर देता है। मतलब कहने का कि खुद को दिल्ली सल्तनत का नया शासक डिक्लेयर करता है, और यहीं से खिलजी वंश खत्म होता है और 1320 से शुरुआत होती है एक नए वंश की, जिसको हम लोग बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी। ये डायनेस्टी लंबे टेन्योर तक शासन करेगी। 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने शासन किया है। करीब 96-94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है, ठीक है। अब इसके मेन रूलर्स कौन कौन है? सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक, ये तो फाउंडर है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, 1325 से 51 तक इसने शासन किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, 1351 से 88 तक। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक सेकंड आएगा, जिसने केवल 1 साल तक शासन किया।
और सबसे लास्ट में नासिरुद्दीन महमूद शाह आएगा, जो कि 1390 से 1412 तक शासन करेगा, या 1414 मान लीजिए, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1414 ही कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हिस्ट्री में 2-4 साल आगे पीछे होते रहते हैं। तुगलक डायनेस्टी इंपॉर्टेंट बहुत है फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक कवि को संरक्षण दिया था, और यह कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने तोता हिंद की उपाधि भी दी थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? अमीर खुसरो का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? तो अमीर खुसरो का संबंध है किससे? 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, एक तो सितार और दूसरा तबला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इवन यह भी कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत में अमीर खुसरो को ही इन्वेंटर माना जाता है सितार और तबला का। इससे पहले मध्यकालीन भारत में कहीं पर भी तबला और सितार का जिक्र अमीर खुसरो के बिना हमें नहीं मिलता है, इसीलिए अमीर खुसरो को इन्वेंटर बोला जाता है कि हां, लगभग अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार को इन्वेंट किया होगा, यह मान के चला जाता है। बाकी ध्यान ही रखिएगा, टाइटल कौन सा दिया गया था? तोता हिंद का टाइटल, तोता हिंद का टाइटल, यह इंपॉर्टेंट है। और साथ में अमीर खुसरो वो कवि थे जिनको 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त, 10 सुल्तानों का संरक्षण, मतलब ले देकर इन्होंने 10 सुल्तानों के कोर्ट में काम किया था, 10 सुल्तान का संरक्षण प्राप्त था। बट सबसे ज्यादा फेमस हुए अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर की वजह से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो टेन्योर था वो काफी इंपैक्टफुल था, तो अमीर खुसरो के बारे में भी काफी उसी टाइम पर लिखा गया है। तो अब समझते हैं तुगलक डायनेस्टी को। गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर तो बैठ गया, ठीक है, लेकिन ज्यादा लंबे अरसे तक शासन नहीं कर पाया, केवल 5 साल तक ही यह शासन कर पाएगा। इस 5 साल के कार्यकाल में इसने 2 नए काम किए दिल्ली के अंदर। कौन कौन से नए काम किए? पहली बात तो यह कि गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, इसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट किया? इसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया, ठीक है। कौन सा टाइटल? गाजी का टाइटल। गाजी का मतलब क्या है? जिसे कोई हरा ना सके, ठीक है। अजय हिंदी में जिसका पर्यायवाची है अजय, ठीक है, तो जिसको हरा ना सके कोई, तो गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दूसरा ध्यान रखना है, इसने इन 5 सालों में क्या क्या काम किए। तो इसके जो एस्टैब्लिशमेंट है, 2 बड़े काम किए इसने। पहला, इसने सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत करी। इससे पहले दिल्ली के अंदर किसी भी शासक ने लोगों को जमीन में खेती करने के लिए सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत नहीं करी थी। लोग अपनी जमीन पर खेती करने के लिए, पानी के लिए खुद ही जिम्मेदार होते थे, खुद ही अपनी व्यवस्था कर लेते थे जैसे तैसे, और खेतों में सिंचाई करते थे। लेकिन इसने मास लेवल पर सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत करी। इसने कहा सिंचाई का पानी उसी टैक्स के पैसे से दिया जाएगा। दूसरी चीज, इसने डाक व्यवस्था की भी शुरुआत करी। डाक व्यवस्था, इससे पहले डाक व्यवस्था नहीं थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब लोगों के पास यह सुविधा हो गई कि लोग एक से दूसरी जगह पर अपने हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भेज सकते थे। तो डाक व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था, इन 2 की शुरुआत करी, और साथ में गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया। बस यही 3 क्वेश्चन गयासुद्दीन तुगलक से बनते हैं। 5 साल तक यह शासन कर पाता है इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसका रियल नेम क्या है? तो इसका रियल नेम मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, इसका रियल नेम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। जौना खां बहुत ही महत्वाकांक्षी था, बचपन से ही गद्दी का भूखा था। अपने पिता को गवर्नर के रूप में इसने देखा था, लेकिन जब बाप गद्दी पर बैठता है तो इसको तख्त चाहिए होता है। 5 साल के अंदर ही, ये एक अपने आप में मिस्ट्री है,
कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि जौना खां ने ही अपने पिता को मारा था गद्दी के लिए, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी अपने आप ही, और जौना खां उसके बाद गद्दी पर बैठा। आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, बट हाँ, ये हर जगह पर लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां ये महत्वाकांक्षी था बहुत। जब ये गद्दी पर बैठता है तो दिल्ली के अंदर काफी हलचल होती है, ठीक है। क्यों हलचल होगी? जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये पूरे दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि आप कढ़े भी उतने हो। एक होती है पढ़ाई और दूसरी होती है कढ़ाई। पढ़ाई मतलब आपको किताबी नॉलेज है, दूसरी है कढ़ाई। कढ़ाई का मतलब यह है कि आप कढ़े भी हो, आप दुनियादारी भी जानते हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो ये पढ़ा लिखा तो बहुत था, विजनरी भी था, इसके पास विजन थे, आइडियाज थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी किस्मत खराब थी। या आप बोल सकते हो विजन तो था लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी कि उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। इस वजह से इसके कार्यकाल में लिए गए मैक्सिमम जितने भी डिसीजन थे वो सारे डिसीजन फेल हो गए। इसकी वजह से दिल्ली की जनता भी बहुत त्रस्त हुई, बहुत परेशान हुई, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने इसको एक टाइटल दिया था, पागल राजा का टाइटल। मैड किंग इसको कहा गया, पागल राजा। अब क्यों इसको यह टाइटल मिला? जब दिल्ली के तख्त पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा है? मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने कहा ना, विजन बहुत तगड़ा है। जैसे ही ये तख्त पर बैठता है इसका पहला ही सपना है कि दिल्ली सल्तनत को अब दिल्ली तक सीमित नहीं रखेंगे, अब दिल्ली सल्तनत को दक्षिण भारत तक जीतेंगे और बढ़ाएंगे। तो सारे जितने भी नोबल्स थे, ठीक है, जितने भी नोबल थे, सर तोता ए हिंद का मतलब क्या होता है? तोता ए का मतलब है कि कवि जिस हिसाब से वो था, ठीक है। अब तोता क्या करता है, आप देखते हो, आप जो कुछ भी बोलोगे तोता आपकी बात को रिपीट करता है, ठीक है, कॉपी करता है ना। आप बोलो हाउ आर यू तो तोता भी बोल देगा हाउ आर यू। तोते को आपने रिपीट करते हुए देखा होगा। तो अमीर खुसरो के अंदर खास बात यह थी कि सुल्तान जिस भी बात को बोलता था अमीर खुसरो सेम उसी बात को पोइट्री की फॉर्म में बोल देते थे। बात आ रही है समझ? तो उसी बात को रिपीट कर देते थे बट पोइट्री की फॉर्म में, उसे गा के सुना देते थे। तो ये बहुत बड़ी कला थी जिसकी वजह से तोता कहा गया। और ए हिंद का मतलब हिंदुस्तान की जमीन। ध्यान रखिएगा, इस टाइम के तुर्क इतिहासकारों ने हिंदुस्तान पूरे भारत को नहीं कहा है, हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत को कहा है जहां पर सुल्तानों का शासन हुआ करता था, ठीक है। इस पूरे भारत को, दक्षिण भारत तक को मिलाकर, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को, इन सबको मिलाकर हिंदुस्तान नहीं कहा है। उन्होंने हिंद या हिंदुस्तान किसको कहा है? जहां पर सुल्तानों का शासन होता था। दिल्ली सल्तनत को उन्होंने हिंदुस्तान उर्फ हिंद कहा हुआ है। तो यह है तोता हिंद का कंसेप्ट। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का विजन क्या है गद्दी पर बैठते ही, कि दक्षिण भारत तक शासन करना है। विजन बहुत सही है। कॉन्फ्रेंस बुलाता है सारे मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर्स को अपनी बात बताता है, सब बोलते हैं वल्लाह, सुल्तान का परचम बुलंद रहे। क्या बात है सुल्तान, गद्दी पर बैठते ही आपने सीधे दक्षिण भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो पूरे दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का परचम लहराएगा। सब बड़े खुश हैं। लेकिन सुल्तान क्या करना है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? तो कहता है उठाओ पूरा राशन पानी और सीधे चलेंगे हम लोग दक्कन में। दक्कन मतलब महाराष्ट्र में। और ध्यान रहे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन के अंदर किस जगह को जीता था? जहां पर कारा में अपने चाचा को बुलाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात करी थी। एनी आइडिया या भूल गए? एक जगह को जीता था यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने। उस जगह का नाम क्या है? बोलो भाई। सर अकबर कब आएगा? जब मुगल आएंगे तब अकबर आएगा, उसमें भी बाबर जब मरेगा
तो हुमायूं आएगा, फिर हुमायूं के बाद आएगा अकबर। मालवा, बेटा मालवा तो ये है ना, मालवा तो मध्य प्रदेश है ना, ठीक है। दक्षिण भारत मालाबार है, दक्कन ये है ना महाराष्ट्र वाला, तो मालवा तो ये है भाई। दक्कन में किस जगह को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था? रविंद्र का आंसर बिल्कुल सही आया है, देवगिरी को जीता था, ठीक है। किस जगह को? देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, ठीक है। क्लियर है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने नोबल्स को बोलता है कि उठाओ सारा सामान, झोला झंडा सब उठाओ, और अब हम सीधे कूच करेंगे कहां? देवगिरी की तरफ, क्योंकि देवगिरी का किला खंडर पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था। यहां तक तो पैठ है ही। देखते ही देखते इसके एक आदेश पर पूरी दिल्ली सल्तनत की जनता को नंगे पैर यहां से चलने पर मजबूर कर दिया जाता है। मतलब इसका यह कहना नहीं है कि सेना उठाओ और चलते हैं, नहीं, पूरी दिल्ली को ही उठा लो, हम एक नई जगह पर दिल्ली सल्तनत बसाएंगे चल के। भाई साहब का विजन समझिएगा, बिल्कुल अजीबो गरीब। उस टाइम पर तो सारे मंत्री वल्ला वल्ला कर रहे थे, सुल्तान का परचम बुलंद बुलंद रहे, सुल्तान जैसा बोल रहा है, कुछ तो सोच ही रखा होगा सुल्तान ने। और एक आदेश पर दिल्ली से लाखों लोग कूच कर जाते हैं देवगिरी की तरफ। यह वो यात्रा होती है जिसमें सुल्तान तो घोड़े और बग्घी पे आराम से लेट के बैठ के चल रहा है, सुल्तान के लिए 10 तरीके के बीच बीच में व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं, जहां पर भी तंबू लग रहा है वहां पर शाही खाना बन रहा है, सुल्तान को किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सेना के साथ चल रही जो लाखों की तादाद में आम जनता है, वो नंगे पैर है, तपती हुई धूप में, बारिश में, कंकड़ पत्थर में नंगे पैर चल रही है, कांटे लग रहे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जिनके हाथ में बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पेट में बच्चा है। इस तरीके की स्थितियों से दिल्ली की जनता गुजर रही है, किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है, सबको वहीं चलना है, नई दिल्ली सल्तनत बसानी है। एक नया पागलपन। रिजल्टेंट देवगिरी पहुंचने तक हजारों लोगों की मौत हो जाती है। जब देवगिरी में पहुंचते हैं तो भाई साहब तो देवगिरी के किले के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जो मंत्री हैं, जो नोबल्स हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, वो पूछते हैं सुल्तान ये जनता कहां रुकेगी? तो देवगिरी के किले के बाहर जितनी भी जमीन पड़ी होती है खाली, कहता है यहां पे तंबू लगाओ, यहां पे जनता रुकेगी। अब मिनिस्टर जितने भी थे वो सब इसके शकल की तरफ देख रहे होते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, हम तो सोच के आए थे कि कुछ सोच के आया होगा, वहां पे एक नया शहर होगा, इसको पता होगा। यहां पे तो इसने सीधे आकर बोल दिया कि लगा लो तंबू, जहां मानो वहां बैठ जाओ जाके। जितने भी नोबल्स थे उनको डाउट होने लगा, बट कोई नहीं, सुल्तान का हुक्म है, तामील तो होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, कृष्णा नदी बहती है, ठीक है, कृष्णा नदी बहती है, और कृष्णा नदी के किनारे पर घने जंगल हैं दोनों तरफ, ठीक है, ये सब घने जंगल हैं, और बीचों बीच से नदी होकर बह रही है। कृष्णा नदी जब आप पार करोगे तब आप पहुंचोगे मालाबार में, और यहां पर उस टाइम पर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। कौन सा साम्राज्य? वैसे विजयनगर साम्राज्य नहीं था इस टाइम तक, बस अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ही हो जाएगी। यहां पर छोटे बड़े हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे। तो यहां पर क्या है? हिंदू साम्राज्य है, ठीक है। वॉइस क्लियर है? एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, ठीक है। यहां पर कई सारी छोटी बड़ी हिंदू साम्राज्य हैं। अब तुगलक का कहना है कि सबसे पहली चीज तो इस शहर का नाम बदला जाए, तो इसने यहीं पर क्या किया, देवगिरी का नाम बदल दिया, और देवगिरी का अब एक नया नाम पड़ा। यह नया नाम क्या कहलाया? दौलताबाद। क्या कहलाया? दौलताबाद। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है लगभग हर एक एग्जाम में कि ये कौन सा सुल्तान था, या कौन सा शासक था जिसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कोई बात नहीं, मिनिस्टर्स कह रहे हैं भाई अभी सुल्तान आया है, सुल्तान को आराम करने दो, मन में बहुत सारी चीजें लेकर आए हुए हैं। अभी अभी देखो शहर का नाम बदल दिया, नई चीज एकदम, दौलताबाद अब से हो गया है देवगिरी। तो विजन तो है भाई सुल्तान के पास। अब करीब 8-10 दिन हो जाते हैं, सभा बुलाई जाती है। अब उसमें सारे मिनिस्टर्स सुल्तान की तरफ देख रहे हैं कि भाई अब क्या हुक्म होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कहना है कि हम कृष्णा नदी को पार करके, कृष्णा नदी को पार करके पूरे दक्षिण तक अपना राज चाहते हैं। जितने भी मिनिस्टर हैं सब बड़े खुश, वल्लाह यही तो हम सुनना चाहते थे सुल्तान के मुंह से, क्या बात है, लगभग हम पहुंच ही गए हैं। तो सुल्तान का कहना है पर कमबख्त हमारे आड़े ये नदी आ रही है, ये कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी को पार करो और पार करके रास्ता निकालो दक्षिण की तरफ। तो जितने भी मिनिस्टर हैं उनका कहना है सुल्तान आपको नहीं पता, आपको रास्ते के बारे में नहीं पता है। तो कह रहा है रास्ते के बारे में मुझे पता होता तो मैं खुद ही ना चला जाता, रास्ता निकालना तुम लोगों का काम है, रास्ता निकालो। अब सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यार कैसा सनकी पागल टाइप का आदमी है, वहां से यहां तक चला आया है, कुछ पता ही नहीं है उसको। जनता के लिए पूछा तो कह रहा है यहीं तंबू लगा लो, दक्षिण भारत पे राज करना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन रास्ता ही नहीं पता। इन दिनों बहुत घने जंगल हुआ करते थे यहां पर। जब लाखों की तादाद में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान देवगिरी पर आकर बैठा तो इस बात की खबर पूरे दक्षिण भारत में फैल गई, क्योंकि कोई छोटी बात तो है नहीं, लाखों लोगों का पलायन एक बार में हुआ है इतनी दूर। अब इस टाइम पर इन हिंदू साम्राज्यों में दो चरवहे हुआ करते थे, या आप बोल लो दो भाई हुआ करते थे। एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। हरिहर राय, बुक्का राय, ठीक है। ये दोनों वैसे तो चरवाहे थे लेकिन दिमाग से बहुत तेज थे। इवन दक्षिण के जितने भी छोटे बड़े साम्राज्य थे उन सब की नस नस इनको पता थी, हर एक जगह का चप्पा चप्पा इनको पता था, पूरा नक्शा दिमाग में छपा हुआ था। साथ में ये इतने विजनफुल थे, इनका विजन इतना पावरफुल था कि जितने भी छोटे बड़े हिंदू साम्राज्य थे वहां पर इनकी कद्र बड़ी थी, वहां के शासक इनकी सुनते जरूर थे। जब हरिहर और बुक्का राय को पता लगा तो ये तुरंत मौके की नजाकत को समझ गए और भांप गए। ये समझ गए कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इतनी बड़ी सेना लेकर अगर देवगिरी पर आकर बैठा है तो इसका मतलब साइन अच्छे नहीं है। बहुत जल्दी ही वो नदी को पार करेगा, और एक बार वो कृष्णा नदी को अगर पार कर गया तो यहां पर एक भी हिंदू साम्राज्य नहीं बचेगा। तो हरिहर और बुक्का राय ने इसी टाइम पर ये जितने भी हिंदू साम्राज्य हैं उन सब से आह्वान किया और उनको बताया कि यही सही टाइम है कि तुम सब एक हो जाओ। अगर एक हो गए तो बच जाओगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, पूरे दक्षिण में आग लगा देगा वो। बस केवल कृष्णा नदी की वजह से बचे हुए इन जंगलों की वजह से, जब तक उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। और हरिहर और बुक्का राय के ही कहने पर यहां पर सारे हिंदू साम्राज्य एकजुट हुए और तब जाकर एक नया साम्राज्य यहां पर बना, और इसी को हम क्या बोलते हैं? विजयनगर अंपायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजयनगर अंपायर। बात आई समझ? और विजयनगर अंपायर के फाउंडर कौन है? इसीलिए हरिहर और बुक्का, जिसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई। ठीक, जैसे ही यहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है, अब पूरे तरीके से विजयनगर साम्राज्य सुल्तान का सामना करने को तैयार है। हरिहर और बुक्का राय के कहने पर सबसे पहले जो सबसे तगड़े धनुषधारी होते हैं, जिनका निशाना बिल्कुल पक्का है, आंख बंद करके भी चलवा दो तीर सीधे निशाने पर लगेगा, ऐसे लोगों को डिप्लॉय किया जाता है इन जंगलों में। दूसरी तरफ सुल्तान ने यह कहा
कि रास्ता तुम लोग निकालो। तो भाई एक बार 500 सैनिक भेजे गए, सुबह सुबह निकले 5 बजे कि शाम तक तो आज रास्ता ढूंढ ही लेंगे। 500 सैनिक इन जंगलों में घुसे और शाम को वापसी में केवल 100 ही निकले जंगल के बाहर। क्योंकि जैसे ही जंगलों में थोड़ा अंदर आए, पहले से ही विजयनगर साम्राज्य के बैठे हुए सिपाही जो थे ऊंचे ऊंचे पेड़ों में, घने पेड़ों में, कब आसमान से तीर बरसने चालू हुए पता ही नहीं लगा। किसी की आंख में तीर लग रहा है, किसी की छाती पर लग रहा है, किसी के कान में तीर लग रहा है, किसी के सीधे माथे पर लग रहा है। तो होने ये लगा कि कई महीनों तक यह सिलसिला चला। हर 2-4 दिन में 100, 200, 500 लोग जंगल के अंदर आते, आधे से भी कम लौटते, कभी कभी तो मुश्किल से 5% ही लौटते थे। देखते ही देखते कई महीनों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को यह पता लगने लगा कि ऐसे करके तो उसकी आधी सेना साफ हो गई है लगभग। मोहम्मद बिन तुगलक को यह समझ आने लगा कि यह ठीक नहीं हो रहा है, और साथ में उसके जितने भी नोबल्स थे, जितने भी मिनिस्टर थे, उन्होंने अब तुगलक को यह कहना शुरू कर दिया था कि आपने गलत जगह पंगा ले लिया है, हमें वापस चलना चाहिए। और मोहम्मद बिन तुगलक को भी अब यह समझ आने लगा कि यह उसके बस की चाय नहीं है, इस चाय के कप को वापस रखना पड़ेगा। जो चाय का प्याला उसने उठाया है वो उसे पी नहीं पाएगा, बहुत गर्म है। अचानक से कुछ महीनों के बाद फिर से सुल्तान के द्वारा आदेश दिया जाता है कि पूरी सेना उठाओ, लोगों को उठाओ और वापस हम दिल्ली चलेंगे। मतलब दौलताबाद रास नहीं आया, और एक ही आदेश पर वापस लाखों लोग फिर से चल पड़ते हैं इधर। भाई साहब तो घोड़े और बग्गी में आते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी जनता है वो सब पैदल आई। फिर से हजारों लोग मारे गए। और ये वो टाइम था जब दिल्ली की जनता वापस दिल्ली में जब पहुंची तो इसने अपने सुल्तान को पागल राजा डिक्लेयर कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज नोन एज द फूल किंग, या पागल राजा की उपाधि किसको दी गई? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा की उपाधि दी गई। कोई बात नहीं, दिल्ली वापस आ गया भाई, ठीक है। दिमाग तो चल रहा है, विजनरी है ही है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, भले ही इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है चीजों को। वापस गद्दी पर बैठते ही अब एक नई सनक चढ़ी है। अब देखो विजन बहुत तगड़ा है। विजन पता है क्या है? लोगों के पास सोने और चांदी के सिक्के हैं, ठीक है। इसने क्या कहा कि सोने और चांदी के सिक्के अगर हमारे खजाने में आ जाए तो हमारा खजाना भर जाएगा। लेकिन ये आएंगे कैसे? तो वही चीज जो मोदी जी ने करी थी, डीमोनेटाइजेशन। मोहम्मद बिन तुगलक ने डीमोनेटाइजेशन किया, और ऐसे में उसने एक टोकन करेंसी लॉन्च करी। क्या किया? टोकन करेंसी। दिमाग देखो बड़ा तेज है। टोकन करेंसी में इसने ब्रोंज कॉइन लॉन्च किया। ब्रोंज कॉइन, कांस के सिक्के लॉन्च किए इसने। तो जब कांसे के सिक्के चल रहे हैं तो लोगों को सोने और चांदी के सिक्के अपने रिप्लेस करने पड़ेंगे। जैसे वही मोदी जी ने नया नोट चला दिया तो पुराने नोट तो जमा करने पड़ेंगे, और बदले में सोने और चांदी के सिक्के जो थे वो वापस आ गए तिजोरी में। तो आप देख रहे हो दिमाग से काफी तेज है। अब दूसरी चीज, ब्रोंज और कूपर के कॉइन अभी भी मार्केट में है, तांबे और कांसे के सिक्के अभी भी मार्केट में है। अब उसका दिमाग चल रहा है कि कैसे मार्केट से जितना भी तांबा और कांसा है वो भी लाया जाए खजाने में। तो इसके लिए उसने क्या कहा, पेपर करेंसी अब हम लॉन्च करेंगे। क्या कहा उसने? पेपर करेंसी। उसने क्या कहा कि अब पेपर की मुद्रा चलेगी। अब ये किसी भी तरीके के धातुओं के सिक्के चलेंगे ही नहीं, सीधे पेपर करेंसी चलेगी। कोई बात नहीं, सब बोलते हैं वल्लाह सुल्तान का परचम बुलंद रहे, ठीक है। तो कहता है लेकिन एक दिक्कत है, पेपर करेंसी का वैल्यूएशन आप लोगों को करना होगा। पेपर करेंसी का वैल्यूएशन किसी को पता ही नहीं था। भाई वैल्यूएशन भी तो करोगे ना। एक कागज का टुकड़ा जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, दूसरा कागज का टुकड़ा जिसकी वैल्यू 500 रुपए है, ये कैसे है? इसको अर्थव्यवस्था के आधार पर इवैल्यूएट किया जाता है। कितने डिनोमिनेशन में लॉन्च करने होंगे,
मतलब कौन कौन से फिगर के नोट होंगे, ये सब करना पड़ेगा ना। इसके लिए ब्लैंक था भाई पूरे तरीके से। जब लोगों ने पूछा एवेल्युएशन इसका कैसे होगा, तो कहता है मुझे नहीं पता। और फाइनली ये फ्लॉप हो गया पूरा प्लान, तो पेपर करेंसी लॉन्च ही नहीं हो पाई। रिजल्टेंट उल्टा विद्रोह हो गया जनता में। जब इस तरीके की बड़ी चीजें फ्लॉप होती हैं तो जनता में विद्रोह होता है। देखो आज भी विद्रोह हो रहा है, ठीक है। लोग आज भी बोल देते हैं बैंकों के बाहर लाइनों में लगवा दिया, और तब भी विद्रोह होता था। तो बदला कुछ नहीं है ज्यादा। जनता तब भी विद्रोह करती थी, अब भी विद्रोह करती है। यहां पर विद्रोह हुआ। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक काम किया है जो सबसे ज्यादा सफल रहा। क्या? इसने कृषि विभाग की स्थापना करी। किसकी? कृषि विभाग की स्थापना करी, ठीक है। और कृषि विभाग का नाम क्या रखा? इसको बोलते हैं दीवान ए अमीर को ही। दीवान ए अमीर को ही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है दीवान ए अमीर को ही की स्थापना किसने करी? मोहम्मद बिन तुगलक ने करी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि दीवान ए अमीर को ही कौन सा विभाग था? चिकित्सालय विभाग था, कृषि विभाग था, जासूसी विभाग था, या मिलिट्री विभाग था? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखिएगा, ये कृषि विभाग था। क्लियर है इतनी बात सभी को? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में एक ट्रैवलर भारत में आया दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। इब्न बतूता। यह कहां से आया था? तो यह आया था मोरक्को से, अफ्रीका से आया था, मोरक्को से, ठीक है। बहुत बड़ा घुमक्कड़ था, अपनी जिंदगी में लगभग ये घूमता ही रहा है, ठीक है। और ऐसे ही घूमते घूमते पानी के रास्ते से भारत में आया। जब भारत में आया तो दिल्ली सल्तनत पहुंचा। काफी विद्वान था, ठीक है, इतिहासकार था, काफी विद्वान था। और मोहम्मद बिन तुगलक को यह पसंद आया। इसी ने मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर एक किताब लिखी हुई है। इस किताब का नाम है रेहला। क्या नाम है? इस किताब का नाम है रेहला। हिंदी में भी लिख देता हूं, रेहला नाम की किताब किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन सी भाषा में लिखी गई है किताब? तो यह भाषा तुर्क थी, तुर्क भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ध्यान रखोगे? एक और इंटरेस्टिंग बात, मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना से भी व्यापारिक संबंध रखे थे, और चाइना में अपना राजदूत नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक ने क्या किया? इब्न बतूता को राजदूत डिक्लेयर किया, राजदूत नियुक्त किया चीन का। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई तो दिल्ली की जनता ने कहा यह बहुत अच्छा हुआ, अब राजा भी खुश और प्रजा भी खुश, ठीक है। तो उसकी मौत पर गम बहुत कम लोगों को था, क्योंकि लोग इतना परेशान हो चुके थे, दिल्ली की जनता, स्पेशली ये दौलताबाद वाले केस से, जिसकी वजह से प्रजा ने यह कहा था कि अब राजा भी खुश और प्रजा भी खुश। ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से। मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। असफलताओं के बावजूद वह विद्वान और दूरदर्शी था। इतिहासकारों ने उसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा हुआ है, ठीक है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया हुआ था, अफ्रीका रीजन से, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समकालीन था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में उसे अपना राजदूत भी नियुक्त किया हुआ था। इब्न बतूता ने रेहला नाम की किताब लिखी हुई है। कौन सी भाषा में, वो भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा, तुर्क भाषा में लिखी हुई है, जिससे हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता लगता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। 1351 से लेकर 88 तक का इसका टेन्योर है। तुगलक डायनेस्टी के अंदर असल में जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं वो इसी आदमी ने किए हुए हैं, फिरोज शाह तुगलक ने। क्या क्या डेवलपमेंट की है? इसने दिल्ली के अंदर नहरें बनाई, अस्पताल बनाए और मदरसे बनवाए। मदरसे दिल्ली के अंदर इस्लाम की शिक्षा दिए जाने के लिए बनाए गए, अस्पताल बनवाए, ठीक है, और नहरें बनवाई।
देखो, इसको बोलते हैं मौके को भुनाना। मोहम्मद बिन तुगलक उस मौके को भुना नहीं पाया था जो काम गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। आपने देखा, गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत करी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक उसको नहीं भुना पाया। फिरोज शाह तुगलक ने आते ही उस मौके को बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि जो सिंचाई का पानी अभी तक मुफ्त में मिल रहा था, अब ये फ्री की सेवा बंद हो गई। आज के बाद मुफ्त का सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। इसने कहा सिंचाई का पानी अगर चाहिए तो टैक्स देना होगा, और इस टैक्स का नाम क्या रखा गया? हक ए शर्ब। क्या बोलते हैं इसको? हक ए शर्ब। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंचाई पर टैक्स लगाया इसने, और इस टैक्स का नाम क्या था? हक ए शर्ब। ठीक है, क्लियर है भाई? ध्यान रखोगे, हक ए शर्ब ये क्या था? सिंचाई के पानी पर लगने वाला टैक्स। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। अभी तक क्या होता था, जो जजिया टैक्स लगाया गया था, वॉइस तो क्लियर है? वॉइस क्लियर है? भाई ऑडिबल हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल क्लियर, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर फिरोज शाह तुगलक का, अच्छा, रिश्ता क्या था मोहम्मद बिन तुगलक से? फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने अपने भाई की जगह ली है गद्दी पर, ठीक है। नहरें, अस्पताल, मदरसे, जजिया लगाया ब्राह्मण्स के ऊपर। अभी तक जजिया जो वसूला जाता था, वो किस आधार पर वसूला जाता था आपको याद है? सबसे पहले जजिया वसूला था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, जब सिंध पर आक्रमण किया था। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का यह था, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, और अगर इस्लाम धर्म को नहीं अपनाना है तो अपना धर्म बचाए रखने के लिए जजिया टैक्स देना होगा। तो जजिया कुछ लोगों से नहीं लिया जाता था, उनका जजिया माफ था। जैसे कि ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था। क्यों नहीं लिया जाता था? क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे वो उस टाइम पर भिक्षा मांग के खाते थे। साथ में ब्राह्मण की जो कमाई होती थी वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होती थी। जो ब्राह्मण होते थे, लोग जब उनसे पूजा पाठ करवाते थे तो उसी टाइम पर उनको जो भी दक्षिणा होती थी वो देते थे। इसके अलावा एक रूल हुआ करता था कि जो ब्राह्मण है वो भिक्षा मांग के ही खाएंगे। भिक्षा मतलब भीख जिसे आप बोल सकते हो, लेकिन भीख एक अलग वर्ड हो गया। भिक्षा का अपना एक नियम है और तरीका है, मैं आपको बता देता हूं आज भी। भिक्षा का एक नियम है कि एक ब्राह्मण जो है वो सुबह से एक दिन में सिर्फ 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगेगा, ठीक है। ब्राह्मण कभी भी राह चलते भिक्षा नहीं मांगेगा, जिसको भीख बोलते हैं, ठीक है। वो गृह में जाकर मांगता है, घर के बाहर जाकर मांगता है, घर में भिक्षा मांगेगा, ठीक है। 5 घरों में मांगेगा। अगर 5 घरों में उसे 3 कायनात भी मिल जाए तो वो तीनों कायनात उसकी है। 3 लोक मिल जाए तो तीनों लोक उसके हैं। और अगर 5 घरों में उसे उस दिन एक अन्न का दाना नहीं मिला तो नियम यह है भिक्षा का कि वो ब्राह्मण भूखा सोएगा उस दिन। तो ऐसा होता था उस टाइम पे। तो इस वजह से ब्राह्मणों को जजिया टैक्स से हटाया गया था, बाहर रखा गया था कि जिनकी खुद की कमाई नहीं है वो जजिया क्या देंगे, ठीक है, भिक्षा मांग के जो खाते हैं। इसके अलावा महिलाओं से जजिया नहीं लिया जाता था क्योंकि महिलाएं कमाने नहीं जाती थी। और बुजुर्गों और विकलांगों से नहीं लिया जाता था। विकलांग जन भी कमाते नहीं थे, बुजुर्ग भी नहीं कमाते थे, इन सभी को छोड़ा गया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण्स पर भी जजिया लगाया। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि यह कौन सा शासक था जिसने सभी के ऊपर जजिया को अप्लाई कर दिया? सभी का मतलब ब्राह्मण से है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने एक किला बनवाया था। इस किले का नाम है फिरोज शाह कोटला। यह दिल्ली में ही है। आज की भी डेट में आप दिल्ली में इसे देख सकते हो, लेकिन खंडहर बन चुका है पूरा, ठीक है। इसी किले में फिरोज शाह तुगलक रहा करता था। इसके द्वारा दास प्रथा और वंशानुगत पदों को बहुत प्रमोट किया गया।
फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे गुलामों के बाजार को और उसकी खरीद फरोख्त को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पूरे दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे बड़ी आर्मी किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता बनता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं ताकि एनोटेशन में आप भूले नहीं, ध्यान रहे आपको। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना किसकी थी? तो आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, सबसे बड़ी सेना। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है, सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे? सबसे ज्यादा गुलाम, सबसे ज्यादा स्लेव किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के अंदर और भी बड़े एस्टेब्लिशमेंट किए, जैसे कि इसने दीवान ए खैरात की स्थापना करी। अब ये दीवान ए खैरात क्या है? नाम से ही आपको समझ आ रहा है, खैरात का मतलब, खैरात का मतलब मुफ्त में दान देना, ठीक है। तो एक ऐसा विभाग बनाया जहां पर गरीबों को खैरात बांटी जाती थी। खाना हो गया, कपड़े हो गए, ठीक है, और भी रहन सहन में जिन चीजों का यूज किया जाता है ये सब खैरात में दिया जाता था। तो इसको बोला जाता है दीवान खैरात। साथ में दीवान बंदगान की भी इसने स्थापना करी। दीवान बंदगान का मतलब जेल डिपार्टमेंट की इसने स्थापना करी। इसमें गुलामों को बंदी बनाकर रखा जाता था। साथ में इसके अपने अधिकारी होते थे जिनकी जिम्मेदारी होती थी कि पूरे बंदगान की हिफाजत करना, उसकी देखरेख को संभालना। साथ में दरुल शिफा की भी इसने स्थापना करी। अब ये दरुल शिफा क्या है? दरुल शिफा का मतलब मुफ्त चिकित्सालय। मुफ्त चिकित्सालय, अंग्रेजी वाले ध्यान रखें, बात हो रही है हॉस्पिटल की, ठीक है। तो इसने मुफ्त हॉस्पिटल्स की स्थापना करी जो कि यूनानी पद्धति पर बेस्ड होते थे, और इन्हीं को दर उल शिफा के नाम से जाना गया। यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। इसकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी हुई है, जिसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आप ध्यान रखना, यह भी टर्किश भाषा में लिखी गई है, तुर्क भाषा में। आप देख सकते हो मैक्सिमम किताबें दिल्ली सल्तनत के अंदर तुर्क भाषा में लिखी गई हैं। यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्क भाषा को कहा जाता है, ठीक है। आलोक कुमार का कहना है सर उस टाइम पर भी कास्टिज्म होता था। जी हां, बिल्कुल होता था। फिरोज शाह तुगलक को एक और क्रेडिट दिया जाता है जो कि यहां पर नहीं लिखा है, बट मैं लिख देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली में सम्राट अशोक के शिलालेखों को कौन लेकर आया? तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख लुम्बिनी में थे, मतलब नेपाल में थे, वहां से दिल्ली में अशोक के शिलालेखों को फिरोज शाह तुगलक लेकर आया, ठीक है। तो दिल्ली में आज भी जब आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे ना, तो वहां पर आप देखोगे अशोक के शिलालेख रखे हुए, तो वो फिरोज शाह तुगलक ही लाया। तो दिल्ली में सम्राट अशोक के शिलालेख फिरोज शाह तुगलक लाया, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कुतुब मीनार को लेकर, इस पे भी क्वेश्चन फंसाता है। बहुत इजी क्वेश्चन लगता है ना, कई बार इजी क्वेश्चंस को भी टफ बना दिया जाता है एग्जामिनर के थ्रू। कैसे? बात हो रही है कुतुब मीनार की।
कुतुब मीनार का जिक्र 3 बार है, ठीक है। पहली बात, बनाया किसने? हु बिल्ट? बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। पता ही है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कुतुब मीनार बनाई, ठीक। उसके बाद कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्लीटेड बाई, कंप्लीटेड बाई, तो आपको याद है इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। मैंने आपको बताया था जब आप कुतुब मीनार देखने आओगे दिल्ली में तो आप देखना ऊपर के 3 माले जब आप छोड़ दोगे तो बाकी जितनी बनी हुई है कुतुब मीनार वो गहरी लाल ईंटों की बनी है, डार्क रेड ईंटें हैं। लेकिन ऊपर के जो 3 माले आप देखोगे वो हल्की लाल ईंटों की है। तो वो इल्तुतमिश ने ही बाद में बनाया हुआ है। तो इसको पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। अब तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको रेनोवेट किसने कराया? रेनोवेटेड बाई, ठीक है। या हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया? जीर्णोद्धार किसने कराया? तब आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। आम भाषा में बोल सकते हो इसकी मरम्मत किसने कराई बाद में? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज कभी नहीं होना है। आपसे जैसे भी पूछे वैसा ऑप्शन में आंसर आपको लगाना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? फिरोज शाह तुगलक के बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठता है। यह तुगलक वंश का आखिरी शासक है क्या? जी हां, यह आखिरी शासक साबित होता है, ठीक है। अब देखिए, नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर जब बैठता है तो सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद दिल्ली पर एक बड़ा आक्रमण होता है और अगेन ये मंगोलों का आक्रमण होता है। और इस टाइम पर मंगोलों का सरदार जो होता है वो था तैमूर लंग। पैर से लंगड़ा था, इस वजह से उसके नाम के आगे लंग लगा हुआ है, ठीक है। तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है, बहुत ज्यादा क्रूअल, बहुत ज्यादा अत्याचारी। दिल्ली पूरी बर्बर हो जाती है। एक बार फिर से पूरी दिल्ली लहू में डूब जाती है, पूरी दिल्ली लाल हो जाती है और नासिरुद्दीन महमूद शाह भाग खड़ा होता है। यह तैमूर लंग के सामने टिक नहीं पाता है और यहां से यह अपनी जान बचाकर कैसे भी भाग जाता है। दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में हुआ, ठीक है। अब दिल्ली पूरी लुट रही है, कोई भी दिल्ली को बचाने वाला नहीं है। चारों तरफ दिल्ली में तोड़फोड़ हो रही है, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है मंगोलों के द्वारा। जगह जगह पर जितने भी खजाने मिल रहे हैं वो सब लूटपाट किए जा रहे हैं और सुल्तान अपना तख्त छोड़कर भाग चुका है। मतलब दिल्ली लावारिस हो गई है, दूसरे हाथों में चली गई है, मंगोलों के हाथों में। यहां पे 3 से 4 वर्षों तक दिल्ली में जम के मंगोलों के द्वारा उपद्रव किया जाता है। बहुत अय्याशी, बहुत लूटपाट, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत को सुल्तान नसीब नहीं हो रहा। अब ऐसे में नासिरुद्दीन महमूद का एक गवर्नर हुआ करता था मुल्तान में, ठीक है। इसका गवर्नर है मुल्तान में। तो मुल्तान का गवर्नर है कौन? हिजर खां। कौन है? हिजर खां। ये मुल्तान का गवर्नर है। जितने भी गवर्नर होते थे वो दिल्ली सल्तनत हर वर्ष आया करते थे, ठीक है। अगर वर्ष में नहीं आ रहे हैं तो 3 वर्षों में आते थे, जगह जगह के हिसाब से डिसाइड था। वो आते थे और जितना भी टैक्स वसूला होता था वो सब दिल्ली में देने आते थे, ये उनके काम थे। तो मुल्तान की बागडोर इस टाइम पे खिजर खां संभाल रहा था, जो कि नासिरुद्दीन महमूद शाह का गवर्नर था। कई दिन से सुल्तान की कोई खबर नहीं होती है, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह कहता है खुद दिल्ली चलकर देखना होगा। सॉरी, खिजर खां कहता है कि दिल्ली चलकर हमें देखना चाहिए
सुल्तान की कोई खबर ही नहीं है। कोई बात नहीं, टैक्स पूरा लिया जाता है, जितना भी पिछले कुछ टाइम पर टैक्स वसूला गया था वो सब बक्सों में बंद किया जाता है और अपनी सेना के साथ निकलता है दिल्ली आने के लिए। जब दिल्ली पहुंचता है खिज्र खां, तो उसको ऐसा लगता है कि ये दिल्ली नहीं है, ये कहीं हम चंबल में तो नहीं आ गए हैं। तो खिज्र खां अपने मंत्रियों से, अपने दूसरे सरदारों से ये पूछता है कि यार दिल्ली ही आए हैं ना, क्योंकि ये दिल्ली लग नहीं रहा है मुझे। दिल्ली तो बहुत खूबसूरत होती थी और दिल्ली उस टाइम पर लूटी पिटी पड़ी थी। ये बात है करीब 1403 से 1405 के बीच की। मंगोलों के आक्रमण के कई साल हो रहे हैं, मंगोल अभी भी लूटपाट कर रहे हैं, जगह जगह पर डेरा डाले हुए हैं। ठीक है, पहले भी बताया है, मंगोल खाना बदोश जिंदगी जीते थे, इनको तख्त से मतलब नहीं होता था, इनको बस लूटपाट का पैसा मिलता रहे, जगह जगह पर आते जाते थे, बदलते रहते थे अपनी जगह। ठीक है, अब दिल्ली की गलियां जली पड़ी, बच्चे यतीम घूम रहे, महिलाओं को कुछ पता नहीं, ना बाजार लग रहा है ना कुछ है, वो रौनक ही नहीं है। खिज्र खां कहता है किले पर चलो, मतलब कोटला पर चलो, फिरोज शाह कोटला पर, वहीं पर पता लगेगा सुल्तान के बारे में। और फिरोज शाह कोटला में पहुंचते हैं, पूरा महल जल के काला हुआ पड़ा है। अंदर पहुंचता है तो गिलास उधर पड़ा, लुटिया उधर पड़ी, प्लेट औंधी उधर पड़ी। सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान कहीं दिख नहीं रहे हो आप? देखा तो सुल्तान जिस कुर्सी पर बैठता था वो सोफा भी उल्टा पड़ा है। तो खिज्र खां कहता है कि मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ है। लोगों से बात करते हैं, उसके जितने भी मंत्री वगैरह, तब जाकर पता लगता है कि आक्रमण हुआ है। कोई बात नहीं, खिज्र खां वापस चला जाता है। इस बीच में 2-3 बार और खिज्र खां का आना होता है दिल्ली में। दिल्ली बिल्कुल सूनी पड़ी है इन वर्षों में, ध्यान रखिएगा। 1398 से लेकर 1414 तक दिल्ली बिल्कुल सूनी रही है, सिर्फ मंगोली उत्पात मचाते रहे हैं। अब इस बीच में 2-3 बार खिज्र खां का आना होता है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली वैसी की वैसी ही। नासिरुद्दीन महमूद शाह का कोई अता पता नहीं है। किसी भी इतिहासकार ने नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में नहीं लिखा है, केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है, या तो वो पूरे तरीके से भाग निकला, यहां से तुर्क वगैरह चला गया होगा, उधर फारस वगैरह चला गया होगा, पर्शिया में उधर कहीं, और या तो ये मारा गया है, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा नासिरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, अब खिज्र खां का जब दिल्ली आना जाना हो रहा होता है इसी वजह से कि कुछ हाल चाल मिले दिल्ली के, ऐसे में मंगोलों से मुलाकात होती है खिज्र खां की। खिज्र खां तो एक गवर्नर है, मंगोलों के आगे तो टिक पाएगा नहीं। तो जो तैमूर लंग है, तैमूर लंग खिज्र खां को दिल्ली में ही पकड़ लेता है, एक बार बंदी बना लेता है इसी बीच में, और इस बात पर रिहा करता है कि मेरे आधार पर तुम दिल्ली संभालोगे, मतलब दिल्ली की बागडोर मैं तुम्हें देता हूं, हम लोग शासन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होते थे, कोई विजन विजन नहीं होता था बहुत ज्यादा, लेकिन लड़ने में माहिर थे। तो तैमूर लंग का कहना होता है कि तुम मेरे आधार पर दिल्ली संभालो, और तैमूर लंग के आधार पर ही खिज्र खां दिल्ली के तख्त पर बैठता है, और यहां से एक नई डायनेस्टी की स्थापना होती है जिसको बोलते हैं सैयद डायनेस्टी। इतने वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का तख्त खाली पड़ा रहा। तो ध्यान रखना, खिज्र खां को किसने नियुक्त किया दिल्ली के तख्त पर? तैमूर लंग ने नियुक्त किया। खिज्र खां शासन करता रहता है और तैमूर को टैक्स पहुंचता रहता है, फिर तैमूर की मौत हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन खिज्र खां तख्त पर बैठता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, खिज्र खां ने कभी भी कोई रॉयल टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, डिड नॉट एक्सेप्ट एनी रॉयल टाइटल। रॉयल टाइटल, दो बातें थी। पहली बात, तैमूर लंग का कहना था
कि तुम मेरे रहते सुल्तान का खिताब नहीं एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि मैं ही तुम्हें अपॉइंट कर रहा हूं दिल्ली के तख्त पर। इस वजह से उसने सुल्तान का खिताब या कोई भी रॉयल टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात, कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि उसे इस बात का भी डर था कि कल को अगर नासिरुद्दीन महमूद शाह आ गया और उसने सुल्तान का खिताब लिए देखा तो सबसे पहले तो वो इसी की गर्दन काटेगा। तो इस डर से भी उसने कोई भी रॉयल टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक है जिसने कोई रॉयल टाइटल, कोई शाही किताब एक्सेप्ट नहीं किया? वो आंसर है खिज्र खां। ठीक है, आज की बात यहीं तक रहेगी। आज आप लोगों ने तुगलक डायनेस्टी कवर करी है, कल आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी बहुत बड़ी नहीं है, सैयद और लोधी डायनेस्टी कल की क्लास में ही कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।